नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 5 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो बहुत छोटा रह गया था, लेकिन उसी में हमने जो भी डिस्कशन किया वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि ओलिगोयूरिया होने की वजह से एडिमा हो जाएगा। क्लियर, ओलिगोयूरिया तो होगा ही सही, लेकिन एल्बुमिन की कमी होने से एडिमा हो जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा और ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्यूमुलेट होने से जनरल एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर आपको एडिमा देखने को मिलेगा। और फ्लूइड रिटेंशन के कारण से वेट गेन होगा, इसके अंदर वेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हीमेचूरिया। क्लियर, यदि नेफ्रॉन्स डैमेज है, क्लियर, नेफ्रॉन क्या है, डैमेज है, तो यहाँ से क्या होगा, आरबीसीज रिलीज होंगे। तो जो नेफ्राइटिस में हमने जो कंडीशन देखी थी वो यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो यह है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया, हीमेचूरिया का आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्लियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी और स्वेलो रैपिड ब्रीदिंग होगी। क्लियर, क्योंकि ब्लड के अंदर लिपिड वॉल्यूम ज़्यादा है और ब्लड के अंदर सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम के अंदर एल्बुमिन की कमी होने से उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम रहता है और कम ब्लड फ्लो लंग्स की ओर जाता है। और लंग्स की ओर यदि कम ब्लड फ्लो जाएगा तो उसके अंदर आरबीसीज वगैरह भी कम जाएंगी और ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस कारण से ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रॉपर जो भी टिश्यूज़ हैं, बॉडी के टिश्यूज़ को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम जो है वहाँ का ब्लड क्या हो गया है, कम हो गया है। वो ब्लड फ्लूइड कहाँ चला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो गया है। क्लियर। और नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो किडनी फेल, रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर, किडनी फेल का एक किडनी फेलियर या रीनल फेलियर करके एक टॉपिक भी है आपके पास, ठीक है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एल्बुमिन की कमी होगी और जो नेफ्रॉन रिलेटेड डैमेज होते हैं और उस कारण से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे किडनी भी अपना फंक्शन करना बंद कर देगी। और किडनी जो अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, स्टॉप कर देती है, ठीक है, इसी को हम किडनी फेल कहते हैं या रीनल फेलियर कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उनके अंदर हम रीनल फेलियर के नाम से एक अलग क्लास लेंगे। नेक्स्ट है ब्लड लिपिड। ब्लड के अंदर लिपिड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड लिपिड लेवल विल बी हाई, और इसको अपन हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। और इस लिपिड के अंदर स्पेशली आपको कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड, दो लिपिड जो है वो स्पेशली आपको देखने को मिलेंगे। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द ब्लड लिपिड, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। इसके बाद ब्लड के अंदर यदि लिपिड बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मींस ब्लड क्लॉट, ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड तो सारा आउट हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है और कंसंट्रेटेड ब्लड होने के कारण से क्लॉटिंग मैकेनिज्म जल्दी होता है, गाढ़े ब्लड के अंदर क्लॉट जल्दी बनता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। पर्सन को इन्फेक्शन का सिम्टम भी देखने को मिल सकता है पर्सन के अंदर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उनके पास एल्बुमिन की कमी होती है, पहली बात, और दूसरा उसके अंदर मिनिमल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि नेफ्रोटिक्स इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि WBC वगैरह भी लीकेज होते हैं, RBC भी लीक होती है, एल्बुमिन भी लीक होती है, तो इम्यून सिस्टम पुअर होता है और इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो बच्चे, पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर वो बच्चे जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, चाइल्ड विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, चाइल्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैविंग द मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये आपको पेपर पे नोट रखना है। नेक्स्ट जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट। जनरल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। पर्सन को डायरिया भी हो सकता है,
डायरिया हो सकता है, जनरल सिम्टम्स है। ब्लड प्रेशर जो है बीपी वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्लियर। और फटीग की फीलिंग आ सकती है, फटीग फीलिंग आ सकती है। और अपीयरेंस जो है वो पेल कलर हो जाएगा, मीन्स जो स्किन कलर है वो पेल हो जाएगा, हल्का लाइट पेल कलर हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, क्लिनिकल फीचर हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसी पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या जांचें करी जाएं। तो पहला तो ये कि यूरिन टेस्ट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, बस समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि यूरिन एनालिसिस इसमें किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, यूरिन एनालिसिस, क्लियर, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा। और इसके अंदर ये देखा जाएगा 24 आवर्स की जो यूरिन है, 24 आवर्स की यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ द प्रोटीन को चेक किया जाता है, अमाउंट ऑफ, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर लेवल ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन की जांच की जाएगी, क्लियर। और हमें ये लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर प्रोटीन लॉस हुआ है, क्योंकि यूरिन के अंदर प्रोटीन बढ़ा मिला, इसका मतलब ब्लड के अंदर लॉस हो गया है। और दूसरा कि जो क्रिएटिनिन है, जो ब्लड से यूरिन में आना चाहिए था, वो ब्लड से यूरिन में नहीं आ पाता है। तो क्रिएटिनिन, जब किडनी डिजीज होती है तो क्रिएटिनिन लेवल जो है, ठीक है, 0.6 to 1.2 होता है, ये इसका नॉर्मल रेंज, लेकिन ये एबनॉर्मली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीनल डिजीज के अंदर आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। रीनल यदि सही फंक्शनिंग नहीं करेगी तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट करना होता है, लेकिन उसकी जगह क्या करती है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एल्बुमिन को बाहर निकालती है। तो ब्लड के अंदर अपोजिट कंडीशन आ जाती है, एल्बुमिन तो कम हो जाता है और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरेमिया की कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट में क्या क्या मिलेगा। तो ब्लड टेस्ट के अंदर हमको पहला एल्बुमिन कम मिलेगा, क्लियर। तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज चेक करेंगे, एल्बुमिन प्रोटीन टेस्ट, और एल्बुमिन प्रोटीन हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दूसरा, ब्लड के अंदर हमको लिपिड लेवल क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड। तो सीरम लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं और लिपिड प्रोफाइल हमको क्या मिलेगी, इंक्रीज्ड, लिपिड अमाउंट ज्यादा मिलेगा, क्लियर। और यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन आपको कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन अधिक मिलेगा, क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट हम लेंगे, तीसरी हमारी जो जांच रहती है वो किडनी बायोप्सी रहती है, क्लियर, किडनी बायोप्सी। ये हो गया किडनी बायोप्सी। अब इसमें क्या होगा, क्लियर, स्पेस नहीं होने से मैं इनको हटाऊंगा। किडनी बायोप्सी क्या चीज है, व्हाट इज द किडनी बायोप्सी। तो इसमें किडनी बायोप्सी में क्या होता है कि ये सपोज ये किडनी है, किडनी की कुछ सेल्स का सैंपल लिया जाता है और इन सेल्स का साइटोलॉजी किया जाता है या हिस्टोलॉजिकल एग्जाम किया जाता है। सेल का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाती है, ठीक है, और सेल की स्टडी की जाती है कि सेल में कहीं ट्यूमर तो नहीं है, सेल के अंदर जीन म्यूटेशन तो नहीं है, सेल के अंदर और कोई नेचर चेंज तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये साइटोलॉजी किया जाता है और सेल की इसी तरह की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो इसके अंदर हिस्टोलॉजिकल एग्जाम के लिए लीवर बायोप्सी करके उस सैंपल को लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है, क्लियर। किडनी बायोप्सी के लिए किडनी की सेल्स को निकालेंगे और ये बायोप्सी सैंपल को लेबोरेटरी में सेंड करेंगे और लैब के अंदर सेंड करके क्या चेक किया जाएगा, उस सेल का स्टडी किया जाएगा। सेल की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जाम किया जाएगा, क्लियर। तो ये सब हो गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट इसी के अंदर हेडिंग अपनी रहती है मैनेजमेंट, क्लियर। मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो लेंगे आगे मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो स्पेशली हमारे इसमें जो गोल रहते हैं वो तो यही रहते हैं कि पहला तो सिम्टम को रिलीव करना, दूसरा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। सिम्टम्स को रिलीव करना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, ये हमारे मेन 2 गोल रहते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर, ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करने के लिए, ये हमारा ब्लड प्रेशर बिलो 130/80 हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो रहता है ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द बीपी। पहले तो हम ट्रीटमेंट को बीपी का ट्रीटमेंट करेंगे, बीपी को रिड्यूस करने का हमारा पहली प्रायोरिटी रहती है, और इट शुड बी लेस देन 130/80, ठीक है, 130/80 से कम होना चाहिए बीपी, ओके। और इसके लिए हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। ये बीपी को कम टू रिड्यूस ये बीपी को कम करने के लिए दिए जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इसमें दिए जा सकते हैं, क्लियर। और दूसरा है कि हम वाटर पिल्स देते हैं, डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाना। यहाँ पे क्या हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, यूरिन आउटपुट कम हुआ है, तो ओलिगोयूरिया हुआ है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायूरेटिक देते हैं तो पॉलीयूरिया होगा, या इसका मतलब, कहने का मतलब यह कि यूरिन जो कम हो गया वो बढ़ जाएगा। तो डायूरेसिस का एग्जाम्पल मैं दूंगा। इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि डायूरेटिक लेसिक्स वगैरह है ना, लेसिक्स एक तरह से डायूरेटिक मेडिसिन है, क्लियर। और यहाँ पे साथ में और क्या दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यदि ये इन्फ्लामेशन के कारण से यदि कंडीशन बढ़ रही है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इसमें अवेलेबल कराते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है, ओके। और कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी रिड्यूस। और चौथा हमारा जो फोकस रहता है ट्रीटमेंट का वो रहता है कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट टू डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्लियर। और ये सारा ट्रीटमेंट हम करते हैं जो कि मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा। और इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है जैसे कि एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लड जब कंसंट्रेट हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, तो उसमें ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, एंटीकोएगुलेट, ठीक है, एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है, एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट कह सकते हैं या ब्लड थिनर कह सकते हैं अपन। तो एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। और कोएगुलेंट्स, ठीक है, का एग्जाम्पल जैसे कि एस्पिरिन हो गया, हिपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, इस तरह की मेडिसिन इसमें चलती हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर एल्बुमिन नहीं होने के कारण से फ्लूइड भी बाहर टिश्यू में निकल जाता है, और फ्लूइड क्या हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और लिपिड के भी बढ़ने से इसमें क्लॉट का चांसेस बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए हम एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोटीन देते हैं, क्योंकि प्रोटीन की तो कमी हो गई है, अब प्रोटीन हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन हम जो देते हैं वो लो प्रोटीन हेल्पफुल नहीं होता है, इसलिए मॉडरेट प्रोटीन डाइट हम यहाँ पे देते हैं। और प्रोटीन डाइट देने के लिए 6th पॉइंट में मैं लिखता हूँ कि मॉडरेट प्रोटीन डाइट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में पूरा लिखना है। मॉडरेट प्रोटीन डाइट MPD ये दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, 1 ग्राम दिया जाता है पर kg बॉडी वेट, ठीक है। 50 किलो का पेशेंट है तो 50 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, क्लियर, पर डे, ओके। यदि पर्सन 50 kg का है तो 50 ग्राम दिया जाएगा, पर्सन 10 kg का है तो 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देंगे, पर्सन 100 kg का है तो 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देंगे पर kg, 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट।
क्लियर। ये हम यहाँ पे प्रोटीन एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन बहुत सारा लॉस हो गया है यूरिन के थ्रू, ठीक है। और विटामिन डी भी हम कभी कभी सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, क्लियर, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर विटामिन टू बी, चलो आप इतना पढ़ लोगे तो इनफ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। इसके अंदर कोई आपको डाउट हो, वैसे इनफ मैटर है। और इसका जो भी डिटेल है, मैं जो भी हेडिंग्स लिख रहा हूँ, हेडिंग्स के साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन है, इस हेडिंग के साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा, क्लियर, ओके। तो और नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह सकता है रीनल कैलकुलस, ठीक है, नेफ्रोलिथियोसिस या किडनी स्टोन, तीनों एक ही कंडीशन का नाम है। तो कंटिन्यू रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 से लगा के पार्ट 5 तक देखेंगे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा रीनल कैलकुलस या किडनी स्टोन के नाम से, क्लियर। थैंक यू।